अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुस्लिम इनहेरिटेंस का बैच नंबर 16 है और लेक्चर नंबर 9 है। और जो टॉपिक चल रहा है हमारा, वो चल रहा है शेयर ऑफ द चाइल्ड टू बी बॉर्न। तो एक क्लास इसकी हो चुकी है और इस बार ये जो आंसर्स हैं बहुत ही कम स्टूडेंट ने किए हैं। या तो वक्त नहीं मिल पाया या समझ नहीं आ पाया। मेरी आवाज़ आ रही है सबको? जी सर। तो क्वेश्चन नंबर 6 को हम रिपीट कर लेते हैं, क्योंकि जिन लोगों ने भी किया है वो क्वेश्चन नंबर 2 तो क्वेश्चन कर लिए हैं। ये तीसरा जो बेबी का डाइज इन दी वोम वाला जो है, ये अक्सर लोगों ने गलत किया है। तो इस सवाल में ये कहा गया है कि सलीम ने अपने पीछे अपनी वालिदा को, भाई को और बीवी को छोड़ा है, और वाइफ प्रेगनेंसी में है। डिस्ट्रीब्यूशन करना है इनहेरिटेंस का, प्रेजेंट इनहेरिटेंस के लिए और सीवीबी के लिए, और कितने शेयर सेव किए जाएं जो कि आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी, चाहे वो लाइव पैदा हो या डेड पैदा हो, डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाए। कुछ लोगों ने सेव का कॉन्सेप्ट ही नहीं दिया है, जो आंसर लिख के भेजे हैं उसमें डायरेक्टली ही उन्होंने बता दिया है कि भाई इतना इतना जाएगा। तो क्वेश्चन को उसकी करना चाहिए जैसे बताया गया है, कितना सेव करके रखा जाए, महफूज रखा जाए, फिर बाद में दिया जाए। तो क्वेश्चन नंबर 6 में 3 केसेस बनेंगे। पहले केस में हमने ये कंसीडर कर लिया कि मरने वाले की जो क्वेश्चंस में दे रखी है, माँ मौजूद है, ब्रदर मौजूद है, वाइफ है, और वाइफ प्रेगनेंसी में है। तो आने वाला जो औलाद है में भी सन हो सकता है। तो यहाँ पे हम सन कंसीडर कर रहे हैं, सीवीपी को। तो इन दैट केस में जो ब्रदर है, रियल ब्रदर है, इसका कोई हिस्सा नहीं बनेगा अगर बेटा आ गया तो, यानी रेसिड्यू वो ले जाएगा। तो दो लोग यहाँ पे प्राइमरी ईयर्स में हैं, मदर और वाइफ। इन दोनों के शेयर को जोड़ दिया गया जो कि 7/24 आ गया। और जो बचेगा वो चला जाएगा सन को, यानी 17/24। तो ये पहला केस हुआ। पहले केस के शेयर यहाँ पे डिफाइन कर दिए गए कि कितने कितने शेयर किसको जा रहे हैं। ये फाइनल आंसर नहीं है। केस नंबर 2 में ये कंसीडर किया गया, ये एज्यूम किया जा रहा है कि आने वाला जो बेबी है वो अगर डॉटर हो, तो माँ पहले से मौजूद है, मदर, ब्रदर भी मौजूद है, वाइफ भी मौजूद है, आने वाला सीबी भी यानी डॉटर होगी। तो इस केस 2 में वाइफ भी, मदर भी और डॉटर भी ये प्राइमरी ईयर्स में है, और असबा भी नफसी रेसिडुअरी में ब्रदर है। तो इन तीनों को देने के बाद जो बचेगा वो रियल ब्रदर ले जाएगा। तो यहाँ पर 19/25 चला गया किसको? टोटल शेयर्स ऑफ जेडएफ को। तो जो आसबा भी नफसी यानी रियल ब्रदर के लिए बचता है वो 5/24 बचता है। तो यहाँ पे टोटल शेयर्स ऑफ जो ऑल इनहेरिटर्स हो गए वो आपके सामने हैं कि 24 शेयर्स बने, और उसमें से किसको कितने गए ये यहाँ पर मेंशन है। तो यहाँ पर केस 1 और केस 2 में अगर हम देखते हैं तो दोनों में ही जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो 24 बन रहे हैं, बट एक में 3 वारिस हैं, 3 ईयर्स हैं, और एक में 4 हैं। हम्म
तीसरा केस भी हम यहाँ पर लेंगे। कुछ लोगों ने दो केस ही किए हैं और तीसरे वाले को डिस्क्राइब नहीं किया है। तो तीसरा केस हम लेंगे कि जो बच्चा पैदा हो रहा है वो पहले ही उसकी मौत हो चुकी है। तो इसका मतलब आने वाला तो अब कोई आ ही नहीं रहा, क्योंकि जो जिंदा लोग हैं विरासत उनको मिलती है, मुर्दों को तो मिलती नहीं है। तो इसका मतलब केवल माँ है, रियल ब्रदर है और वाइफ है। जो पैदा हो रहा है वो डेड बॉडी है, तो उसका कोई शेयर नहीं है। तो कुछ लोगों ने जब थर्ड सवाल केस किया है तो माँ का हिस्सा 1/6 डाल दिया है और वाइफ का शेयर जो है 1/8 कर दिया है। तो यहाँ वाइफ का शेयर 1/8 कैसे होगा? जो औलाद पैदा हो रही है वो मुर्दा है, जिंदा नहीं है। जिंदा होती तो फिर आप यहाँ पे 1/8 ले सकते थे और यहाँ 1/6 ले सकते थे। तो यहाँ पर मदर का 1/3 होगा और वाइफ का 1/4 होगा, क्योंकि औलाद नहीं है। और मदर का अगर यहाँ पे रियल ब्रदर का ही होते तो 1/6 हो जाता। रियल ब्रदर एक है, दैट्स वाई 1/3 हो गया। तो ये मिस्टेक लोगों ने किया है। तो यहाँ पर टोटल शेयर ऑफ ZF में मदर और वाइफ को जोड़ लिया गया और जो बचेगा वो रियल ब्रदर को चला जाएगा, यानी 5/12। जो चाइल्ड बॉर्न डेड को ज़ीरो शेयर गया। तो यहाँ पर तीन केसेस बने। पहले और दूसरे केसेस में एल्शियम की वैल्यू, नंबर ऑफ शेयर्स की जो वैल्यू है वो सेम आ रही है और तीसरे में अलग आ रही है। तो इसका मतलब हमें केस वन केस टू का रेशियो को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोनों बराबर हैं। रेशियो दोनों का 1:1 है, मल्टीप्लाई भी होगा तो 1:1 से होगा, देयर इज़ नो इफेक्ट। लेकिन केस वन और केस टू का अगर कंपैरिजन केस थ्री से करें तो वहाँ पर रेशियो दिखाई देता है 1:2 का या 2:1 का। तो केस थर्ड को टू से मल्टीप्लाई अगर कर दिया जाए और वन और टू को वन से कर दिया जाए तो हमारे पास सबके शेयर्स जो है 24 हो जाएंगे। तो टेबल वन में केस वन और केस टू के जो शेयर्स थे वो लिख दिए गए, क्योंकि उनकी मल्टीप्लाई वन से करेंगे तब भी इतनी आएगा। केस थ्री की मल्टीप्लाई टू से कर दी गई, तो यहाँ पर उसके भी 24 शेयर्स हो गए, बाकी के भी 24 हैं। अब जो मिनिमम जो शेयर्स हैं अगर हम देखें यहाँ पे, तीनों केसेस में मिनिमम शेयर्स कितना है? माँ का 4 है और वाइफ का 3 है, क्योंकि यहाँ पे 8 और 6 है। तो यहाँ पर जो एग्जिस्टिंग लोग हैं उसमें मदर है, उसमें फादर है, उसमें आपका रियल ब्रदर है। तो यहाँ पर रियल ब्रदर का 0 शेयर है, यहाँ पे 5 शेयर है, यहाँ पे 10 शेयर है। तो लोएस्ट शेयर रियल ब्रदर का 0 हो गया, वाइफ का 3 हो गया और मदर का 4 हो गया। तो लोएस्ट शेयर को हम अगर दे दें तो हमने लोएस्ट शेयर ये दे दिया। टोटल जो शेयर्स थे वो 24 थे। तो 24 में से 7 को माइनस कर दें तो अब जो महफूज हैं या सेव हैं वो 17 बचते हैं। कुछ लोगों ने किया है तो कर तो दिया, मैं तो समझ रहा हूँ, लेकिन अगर किसी उस कैंडिडेट को दिखाते हैं जिसको इसका नॉलेज नहीं है तो उसको समझने में दिक्कत फील होगी। तो डॉक्यूमेंटेशन को हमेशा ऐसा बनाने की कोशिश करनी चाहिए कि वो सिंपल तरीके से अंडरस्टैंड कर सके, चाहे थोड़ा सा लेंदी हो जाए वो अलग बात है। तो यहाँ पे ये बता दिया गया कि 17 हिस्सों को महफूज कर लिया गया। अब तीन केसेस हैं कि अगर सन आता है तो टेबल वन के अकॉर्डिंग 17 शेयर जो है किसको चले जाएंगे? सन को ही चले जाएंगे, बात ही ख़त्म हो जाएगी। तो वहाँ पर किसी और को कुछ नहीं मिलेगा, ना मदर को, ना वाइफ को और ना रियल ब्रदर को, क्योंकि मदर फादर को दिए जा चुके, मदर को और वाइफ को दिए जा चुके हैं और रियल ब्रदर का कोई हिस्सा नहीं होता सन की मौजूदगी में। दूसरी केस में अगर डॉटर आती है तो डॉटर के केस में 17 में से 12 शेयर डॉटर को जा रहे हैं टेबल के अकॉर्डिंग। तो 17 थे तो 5 शेयर रियल ब्रदर को चले जाएंगे, क्योंकि वो आसबा बी नफसी बन जाएगा।
तो 5 उसको चला जाएगा। मदर को और वाइफ को नहीं जाएगा क्योंकि ऑलरेडी पेड है, और उनको 4 और 3 मिल रहे हैं अगर टेबल के अकॉर्डिंग देखें तो। सेकंड केस में, डॉटर के केस में उनको 4 और 3 जाने, इससे ज़्यादा कुछ नहीं जाना है। तीसरी कंडीशन ये थी कि अगर बॉर्न डेड वाली कंडीशन है तो उस केस में कोई आ ही नहीं रहा है, तो अब वहाँ पर 17 शेयर जो बचा के रखे थे कि कोई जिंदा आएगा तो उसको डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, उसमें बेटा होगा तो किसको जाएगा, बेटी होगा तो किसको जाएगा, तो अब इसमें जेंडर का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, डेड बॉडी है। तो यहाँ पर 17 शेयर्स को जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा टेबल 3 के केस 3 के अकॉर्डिंग, टेबल 1 के अंदर 8 शेयर्स माँ को जाने, हमने 4 ही दिए थे यानी 4 और माँ को जाएंगे। वाइफ को 3 दिए थे, यहाँ 6 मिल रहा है यानी 3 वाइफ को जाएंगे। तो 4 मदर को जाएंगे, वाइफ को जाएंगे, तो 7 हो गए। और रियल ब्रदर को कुछ दिया नहीं गया था क्योंकि 0 शेयर्स था, तो उसको 10 शेयर दे दिए जाएंगे। और जो चाइल्ड, जो बॉर्न डेड है, उसको 0 शेयर शेयर जाएगा। तो यहाँ पर मदर को 4 दे दिए गए, वाइफ को 3, और रियल ब्रदर को 10 दे दिए गए। इस तरीके से 17 ये तकसीम हो गए। कैलकुलेशन समरी आ गई कि 24 टोटल पार्ट होने हैं उसके। बिफोर सीबीबी 4 हिस्से माँ को, 3 हिस्से वाइफ को दे दिए गए, 17 रिमेनिंग कर लिए गए। परसेंटेज में अगर इसको लेते हैं तो थोड़ा सा टफ टास्क हो जाएगा उन लोगों के लिए जो कि आपको मैथ्स की नॉलेज नहीं रखते, तो बेटर है कि इसको काउंटिंग नंबर में ही लिया जाए, तो समझने में बाकी लोगों के लिए आसानी है, जिनको ये नहीं पता कि 3/4 कितना होगा, 2/3 कितना होगा। तो यहाँ पे पेड करना है आफ्टर दी बर्थ। अगर सन पैदा होता है 17 और डॉटर होती है तो 12 जो है आने वाली डॉटर को, और 5 जो है रियल ब्रदर को। और अगर वो डेड है तो 4 हिस्से माँ को और जाने, 4 दिए जा चुके थे, 3 हिस्से माँ को और जाने, वाइफ को जाने, 3 हिस्से दिए जा चुके थे, रियल ब्रदर को 10 हिस्से जाएंगे। तो आई थिंक अब ये सबको समझ में आ गया होगा, तो अब इस टॉपिक को हम क्लोज करेंगे। शेयर ऑफ द चाइल्ड टू बी बॉर्न। नया जो चैप्टर है वो चैप्टर है मुनासखा, मल्टीपल डेथ इन ए पीरियड ऑफ टाइम। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, वो ये टॉपिक है कि अगर मल्टीपल डेथ हो जाती हैं, और ये केसेस सबसे ज़्यादा एग्जिस्ट करते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी लोग मरते चले गए और इल्म ना होने की वजह से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाया। आज भी मैं दो इन्हीं मसलों में हैंगअप था, सुबह से 2 या 3 मसलों में। तो वो लेंदी प्रोसेस थे, तो उसको कैसे हल किया जाए जब मल्टीपल डेथ हो जाए। तो यहाँ पे जिसकी डेथ हो चुकी है, अब वो एग्जिस्ट नहीं करता, उसकी औलादों की भी डेथ हो चुकी है, वो भी एग्जिस्ट नहीं करते, तो क्या उनको हिस्सा जाएगा कि नहीं जाएगा? यस, अगर वो एट दैट टाइम मौजूद थे जिस टाइम पर किसी का डेथ हुआ था, फादर का या शौहर का, बीवी का, और अब नहीं है, तो उनको वर्चुअली लाइव करके हिस्सा दिया जाएगा, फिर उनके शेयर्स को उनकी आगे जनरेशन्स को दिया जाएगा। तो यहाँ पर इसका इंट्रोडक्शन ये है कि अगर कोई पास आउट हो चुका है, डेथ हो चुकी है, प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ, टाइम बढ़ता रहा और कुछ लोगों का और डेथ हो गया, तो फिर हमें दोबारा से फिर कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ट्वाइस या थ्राइस, यानी मल्टीपल टाइम्स। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये कहलाता है टर्मिनोलॉजी में मुनास्खा। हम उसको सिंपल वे में मल्टीपल डेथ बोल सकते हैं इन ए पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लीजिए और इसमें से ये बताइए कि पहली डेथ किसकी हुई है, दूसरी किसकी हुई है, और कौन कौन वारिस बचा है। पहली डेथ में कौन कौन जिंदा है? आपका नाइन्थ, ट्विन डॉटर।
हमारा हस्बैंड, डॉटर, मदर। तो पहला डेथ किसका हुआ है? वाइफ का। सलीमा। डेथ ऑफ सलीमा वाइफ। सलीमा का। तो यहाँ पर हम इनको अब नाम से ही पुकारें तो अच्छा हुआ, और ब्रैकेट में लिख दें कौन क्या है। क्योंकि जो किसी की कभी वाइफ है वो किसी कहीं जाके मदर बन जाएगी, कभी जाके वो नानी बन जाएगी। तो बड़ा कन्फ्यूज़न हो जाएगा, क्या लिखें और क्या ना लिखें। तो पहली डेथ यहाँ पर सलीमा की हुई है। फिर उन्होंने अपने पीछे किस किस को छोड़ा? अपने हस्बैंड, हस्बैंड। जिनका नाम मुनीर है। तो हम भी जब यहाँ पे एक सवाल को लिखें तो ये लिखें कि भाई हस्बैंड है, लेकिन ब्रैकेट में डाल दें कि मुनीर नाम है उसका। दूसरे नंबर पे डॉटर को छोड़ा, और तीसरे नंबर पे मदर मदर। को छोड़ा। ये फर्स्ट डेथ है। प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। और कुछ दिनों के बाद करीमा की भी डेथ हो गई। ये सेकंड डेथ है। अब जब सेकंड डेथ हुई तो उसने अपने पीछे किस किस को छोड़ा है जी? टू टू सन। सन। टू सन्स, खालिद एंड हामिद। एंड डॉटर। टू सन, खालिद को, हामिद। हम्म, यानी दो बेटे हैं और एक बेटी है। क्या इसके अलावा भी किसी और को छोड़ा है? नहीं। अब बस यही आपने दिमाग को अप्लाई करना है अपने, सारा सवाल गलत हो जाएगा। हस्बैंड। हस्बैंड किधर है इसका? हस्बैंड तो मेंशन ही नहीं है सवाल में। नानी नानी है। नानी, नानी तो नहीं मरी ना। आजिमा अजीमा। तो अब जो मदर थी कभी किसी की, यानी यहाँ पर एक वारिस तो ये है, एक वारिस ये है, एक वारिस ये है, और कौन वारिस है? नानी। मदर। और भी, नानी। और भी कोई वारिस है? अजीमा। नानी। और भी कोई वारिस बचा है? मुनीर। मुनीर। तो अब हमें ये देखना है थ्रू आउट, यहाँ पे सवालों में हमें इमीडिएटली आंसर नहीं देना है। और जब कभी भी कोई क्वेश्चन पुटअप करे इस तरह का, जब आप सीख रहे हैं और सीख चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसके साथ में बैठ के डिस्कशन करना है कि भाई कौन कौन बचा, कौन कौन नहीं। क्योंकि क्वेश्चन पूछने वाले को ये पता ही नहीं कि वो बाकी जो लेफ्ट राइट ऊपर नीचे जो लोग हैं उनके बारे में भी हिस्ट्री कुछ वो दे। वो सारा चाहते हुए भी नहीं बता पाते, क्योंकि उनको नॉलेज नहीं होता। तो ये भी हमारी ड्यूटी है कि हम हमसे पूछें कि नानी थी कि नहीं थी, दादा थे कि नहीं थे। तो इस क्वेश्चंस में अगर उसने पूरा दे दिया है, तो यहाँ से हमें फाइंड आउट करना है कि भाई दूसरे वाले केस में यहाँ पर अजीमा भी मौजूद है, और उधर वो हस्बैंड भी मौजूद है। तो अब हस्बैंड क्या बनेगा इन बच्चों का, और मदर अजीमा क्या बनेगी इन बच्चों की? तो मदर अजीमा क्या बन जाएंगी? नानी। बच्चों की पढ़नानी। हम्म, बच्चों की बच्चों की नानी। नानी पढ़नानी। बनेगी। नानी। नानी की परनानी। पढ़नानी। परनानी क्यों बनेगी? नानी नानी। बनेगी। नानी करीमा की नानी। करीमा की। करीमा की नानी बच्चों की। हाँ, नहीं तो यहाँ तो करीमा को देखना है ना, अपने बच्चों को हाँ थोड़ी हाँ। देखना है। अच्छा अच्छा। हाँ, डेथ किसकी हुई है? करीमा की। तो करीमा करीमा की। ने अच्छा। पीछे छोड़ा है मदर अजीमा को। तो मदर हम्म। अजीमा, तो ये कौन बनेगी? करीमा की नानी। 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 क्या, और ये कौन बनेगा? मुनीर। अब्बा। सलीमा अब्बा। फादर। ये फादर फादर। बनेंगे। तो ये हम्म। जब तक हमें, अच्छा इसके लिए मेरे को ही बड़ा मुश्किल होता है। मैं भी वाइफ के साथ बैठता हूँ अपनी, जब मुझे कुछ सवालात कहीं से आते हैं कि भाई कौन किसका क्या बन गया, तो ये दिक्कत हो जाती है। तो ये चीज़ें हमें रिलेशन अच्छे तरीके से पता होंगे तो हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। नाउ कम टू दी सॉल्यूशन। तो पहली डेथ में हमने ये लिखा, और ब्रैकेट में डाल दिया कि भाई सलीमा कौन थी, पहली डेथ कब हुई। अच्छा, एक चीज़ और आप लोगों ने ध्यान रखना है कि अगर डेथ जो है एक दिन आगे पीछे भी हो रही हैं, या सुबह और शाम भी हो रही हैं, हम्म। या एक घंटे के बीच में भी हो रही हैं, या दो बच्चे पैदा हुए, एक बच्चा तो जिंदा हुआ, एक बच्चा मुर्दा पैदा हुआ, तो हदीस मौजूद है कि अगर कोई बच्चा पैदा हो और उसके रोने की आवाज़ निकले और फिर वो मर जाए, तो उसकी विरासत भी तकसीम होगी, जनाजे की नमाज भी पढ़ी जाएगी। यानी वो वारिस भी बन गया एक दो मिनट के अंदर, और फिर वो मर भी गया, उसकी विरासत भी तकसीम होगी। जबकि उसने अर्न भी कुछ नहीं किया। अर्न किया अपनी माँ से किया या अपने वालिद से किया, जहाँ से भी किया। तो यहाँ पे हमें उनका जो डेट ऑफ डेथ है वो भी एक कॉलम बढ़ा लेना चाहिए।
जब मल्टीपल डेथ का सिलसिला आता है। तो अगर ये ना पता हो कि भाई दो लोगों की डेथ हुई है, तो पता कर लें किसकी पहले हुई है किसकी बाद में हुई है। तो सलीमा की जब डेथ हुई तो ये वाइफ ऑफ मुनीर है, और पूरी जो प्रॉपर्टी की मालिक कौन है? सलीमा ही है, होल स्टेट इसी का है, इसी की बात की जा रही है। तो जब इसकी डेथ हुई तो उसने पीछे अपने हस्बैंड को छोड़ा है जिनका नाम मुनीर है, अपनी डॉटर को छोड़ा है जिसका नाम करीमा है, और मदर को छोड़ा है जिसका नाम अजीमा है। अगर हम ये मेंशन नहीं करेंगे मुनीर, करीमा और अजीमा, तो फिर हम खुद कंफ्यूज हो जाएंगे, चार पांच डेथ हो जाएंगी तो, कि कौन किसका क्या बन रहा है। तो अब यहाँ पे चूंकि औलाद मौजूद है, तो शौहर का हिस्सा 1/4 हो गया, एक ही डॉटर है 1/2 हो गई, मदर अजीमा 1/6। तो अब इसमें कोई सेकेंडरी ईयर्स तो है ही नहीं, सब प्राइमरी नज़र आ रहे हैं। तो अब जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हमने पढ़े थे, कहीं ऑल होगा कहीं रद्द होगा, तो क्या कहीं ऑल तो नहीं हो रहा है, कहीं रद्द तो नहीं हो रहा है? अब वो सेकंड स्टेप में जाके पता लगेगा। तीनों को जोड़ा तो पता लगा, ये तो 11/12 आ गया, रद्द। तो ये तो रद्द हो गया। तो इसलिए हमने इस टॉपिक को लास्ट में रखा कि सारे रूल्स तो पता हों पहले, अदरवाइज तो हम सॉल्यूशन ही नहीं दे सकते इसका। तो अब जब ये रद्द हो गया तो सबसे पहले किसको जाएगा? हस्बैंड को जाएगा। यहाँ लिख दिया गया, सारी हिस्ट्री लिख दी गई कि भाई रद्द की कंडीशन है और रद्द एप्लीकेबल नहीं है हस्बैंड के लिए, ये आप सारा कर चुके हैं। तो हस्बैंड को दे दिया गया 1/4, 3/4 बचा। अब 3/4 बचा, उसके अंदर एक तो डॉटर बची है और एक मदर अजीमा बची है, ये इन लोगों को जाएगा। तो फिर हम इनका रेशियो निकालेंगे कि इनका रेशियो क्या बनता है डॉटर का और मदर अजीमा का। तो इनका रेशियो क्या बना? 3:1 बना, यानी 3/4 का इस रेशियो के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो यहाँ पे एडिशन ऑफ रेशियो 4 हो गया इनका। और यहाँ पर जब शेयर ऑफ डॉटर निकाला तो 3/4 तो ये हो गया, उसके 4 डिवीज़न हो गए और 3 शेयर डॉटर को चले गए, यानी 9/16 चला गया डॉटर करीमा को, और अजीमा को चला गया 3/16। तो पहली डेथ की जो कैलकुलेशन समरी है वो हमने यहाँ लिख दी कि आफ्टर द डेथ ऑफ सलीमा, जो कि वाइफ ऑफ मुनीर है, इंडिविजुअल जो शेयर्स हैं हर एक के, हस्बैंड को तो 1/4 जाएगा, डॉटर करीमा को 9/16, और डॉटर जो मदर अजीमा है उसको 3/16। ना इसका यहाँ परसेंटेज निकालेंगे ना कुछ करेंगे, परसेंटेज निकालेंगे तो और कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाएगा। ना हम यहाँ पे लिखेंगे कि भाई उसको 9 हिस्से मिले या 4 मिले या कितने मिले, यहाँ सिर्फ इसी फ्रैक्शनल रेशियो में इसको रखेंगे। सेकंड डेथ जब करीमा की होती है, जो कि डॉटर ऑफ सलीमा है, तो करीमा की जो ये स्टेट बनती है वो केवल इतनी बनती है, क्योंकि हम किसकी प्रॉपर्टी लेकर आ रहे हैं स्टार्टिंग से? सलीमा की प्रॉपर्टी लेकर आ रहे हैं, ना कि इस लड़की की लेकर आ रहे हैं जो कि करीमा है। तो प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन जो हो रहा है वो इसकी प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, इसकी प्रॉपर्टी में से 9/16 इसको मिला है, तो हम यहाँ पे 9/16 लिखेंगे। ये शेयर कहाँ से मिला है ये भी मेंशन कर देंगे, क्योंकि इसमें तो दो ही डेथ हैं। अब ऐसे भी सवाल आएंगे कि 8-9 डेथ डेथ हो गई हैं, 5-6 हो गई हैं, तो इसका मतलब उसको 3-4 जगह से अगर मिल रहा होगा तो सबका एडिशन करेंगे। तो हम लिखेंगे कितना कहाँ से मिला है, तो ये शेयर कहाँ से मिला है, ये सलीमा की स्टेट से उसको रिसीव हुआ है, ये मेंशन कर दिया है। अब इसका 9/16 का अभी कोई यूज़ नहीं करेंगे, अभी इसको साइलेंट छोड़ देंगे। पहले हम ये देखेंगे कि जब करीमा की डेथ हुई है, तो उसने एक तो अपने वालिद साहब को छोड़ा है जिनका नाम मुनीर है, एक अपनी नानी को छोड़ा है जिसका नाम अजीमा है, और उसके दो बेटे हैं, एक का नाम खालिद, एक का नाम हामिद, और डॉटर का नाम स्वालिया। तो चूंकि सन मौजूद है इसलिए वालिद साहब केवल ZF ही होंगे, वो आपके पास असबा भी नफसी नहीं हो सकते साथ में, ये ZF होगी। और यहाँ पे इनको शेयर जा रहा है, अगर ये PGM होता तो शेयर जाता क्या? नहीं नहीं। जाता है। नहीं जाता। तो हम फादर। तो फादर की मौजूदगी में नहीं जाता, नानी को जाता है, तो 1/6 ही हो गया। तो 1/6 को जोड़ लिया जाएगा, जो बचेगा वो बेटों और बेटियों में तकसीम हो जाएगा। तो ये 1/3 चला गया टोटल शेयर ऑफ ZF के अंदर,
तो जो बचा वो 2/3 बचा। अब 2/3 में दो बेटे हैं और एक बेटी है, ये उनका रेशियो आ गया। रेशियो का जो सम है 5 आ गया। अब हर बेटे का जो हिस्सा है वो 2/3 कि 5 डिवीजन हुए और 2 शेयर चले गए हर बेटे को। तो 4/15 हर बेटे का आ गया, हामिद का भी और खालिद का भी आ गया। और जो बेटी है उसको एक हिस्सा जाएगा, यानी 2/15 आ गया। तो यहां तक तो हुआ नॉर्मल सॉल्यूशन। अब 9/16 का क्या यूज होना है? अब ये वो मैथमेटिक्स है जो हम पढ़ रहे होते हैं 5वीं 6ठी क्लास में, कि 1/2 ऑफ 17/9 का क्या होगा। तो इसी तरीके से यहाँ पर जो करीमा की जो स्टेट है वो इतनी है, 9/16। अब जो उसके फादर हैं, उसके फादर का हिस्सा कितना है? केवल 1/6 है। तो 1/6 किसका? जो करीमा की स्टेट है। तो यहाँ पर 1/6 तो ये आ गया, और ये मल्टीप्लाई की साइन की जगह पर ये 9/16 आ गया। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये 3/32 आ गया। इसी तरीके से नानी का भी वैसे इतना ही आ गया। जब खालिद का निकाला तो खालिद को 4/15 जा रहा है। अब 4/15 किसका? जो करीमा की प्रॉपर्टी थी। तो करीमा की प्रॉपर्टी तो केवल 9/16 ही आ रही है। तो इसका सिंप्लीफिकेशन कर लिया गया, ये 3/20 हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे हामिद का भी सेम हो गया, और डॉटर का 2/15 है, किसका? 9/16 का, तो 3/40 हो गया। अब सेकंड जो कैलकुलेशन है उसका समरी लिख दिया गया, कि जब करीमा की डेथ हुई है, जो कि डॉटर थी आपके पास मुनीर की, या डॉटर थी सलीमा की, तो उसके फादर को उसकी प्रॉपर्टी से 3/32 गया, सन खालिद हामिद को 3/20 चला गया, और जो डॉटर सवालिया थी 3/40 चला गया। तो एक तो नई चीज़ हमने आज ये देखी कि जो पीछे से आ रही है वैल्यू, उसको तब यूज़ में लेकर आएंगे जब पहले उसके इनिशियल शेयर्स निकाल लेंगे, तो इसका मल्टीप्लिकेशन उनके शेयर से कर देंगे। दूसरा बात ये कि हमें ये भी देखना है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ एयर्स को, कुछ वारिसीन को 2 टाइम्स तो नहीं मिल रहा, 3 टाइम्स तो नहीं मिल रहा। तो यहाँ पर कुछ लोगों को 2 बार भी हिस्सा मिल रहा होगा। किस किस को 2 बार हिस्सा मिल रहा है? मुनीर, father, मुनीर फादर को, को और अजीमा को। अजीमा। अजीमा। तो अब हमें एक नया स्टेप ये लेना है कि कितने वारिसीन को डबल डबल मिल रहा है। तो यहाँ पे हमने नोट डाल दिया कि मुनीर को दो तरीके से हिस्सा मिला। 1/4 मिला उसको अपनी वाइफ सलीमा से। तो अगर इस तरीके से स्टेटमेंट लिख दिए जाएं तो बिल्कुल 8वीं 9वीं क्लास का बच्चा भी आराम से अंडरस्टैंड कर सकता है कि क्या लिखा हुआ है। अदरवाइज डायरेक्टली लिखेंगे तो फिर मुश्किल है कि वो कैसे अंडरस्टैंड करेगा। 3/32 उसको अपनी डॉटर करीमा से मिल गया, चूंकि जब डेथ हुई है तो मुनीर मौजूद थे। तो अब इन दोनों को जोड़ देंगे, ये लिख देंगे भाई कौन सा हिस्सा किससे मिला है। तो पता लगा कि जो हिस्से मिले कहाँ से आए वो वेरीफाई हो गए। टोटल जो हिस्सा बन गया मुनीर का, अब 11/32 हो गया। इसी तरह जो अजीमा है उसको एक तो अपनी डॉटर से मिल रहा है जो कि सलीमा, जिसकी फर्स्ट डेथ हुई थी, 3/16। और 3/16 कहाँ से आया था? ये कंडीशन बनकर आ गई थी, किसकी? रद वाली कंडीशन बनकर आ गई थी। तो रद वाली कंडीशन में ये अजीमा को ये मिला था। अच्छा, अब उसके बाद दूसरा जो शेयर उसको मिल रहा है अजीमा को, वो कहाँ से मिल रहा है? करीमा से। वो करीमा से। तो करीमा कौन है? उसकी नवासी है। नमस्ते। ठीक है, तो उसको 3/32 मिल रहा है। अब इन दोनों के शेयर्स को जोड़ देंगे, तो इसका जो जोड़ने के बाद शेयर आया 9/32। तो अब जो बाकी हजरात बचे हैं, चूंकि सलीमा चली गई और करीमा भी चली गई, सलीमा ने अपने पीछे मुनीर को छोड़ दिया था। तो अब यहाँ पे अगर हम फिर वही गलती करते हैं, हम लिखें जी फादर है, मदर है और बेटा है, तो भाई किसका बेटा है किसका फादर है, फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। तो मुनास्का वाले सवाल में कभी भी गलती ना करें। मुनास्का वाले सवाल में हम नाम लिखें, यहाँ एहतराम वगैरह नहीं देखना है, यहाँ नाम देखना है। ठीक है ना? अब उसके फादर थे, उसकी वालिदा थी, तो वो कॉम्प्लिकेशन आ जाएगा, फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। यहाँ केवल नाम लिखें मुनीर, चाहें तो ब्रैकेट में डिस्क्रिप्शन लिख दें, अदरवाइज वो पीछे डिस्क्रिप्शन जा चुका है।
तो बचा कौन है? मुनीर बचा है। बचा कौन है? अजीमा बची है। बचा कौन है? खालिद, हामिद, सवालिया। इनका डिस्क्रिप्शन पीछे आ चुका है। तो जो जो हजरात बचे हैं उनको लिख लीजिए, उनके शेयर्स यहाँ लिख लीजिए। अब चाहें तो परसेंटेज निकालना है तो यहीं से परसेंटेज निकल गए सबके। और अगर काउंटिंग नंबर में देना है तो काउंटिंग नंबर में आपके पास इस तरीके से आएगा। जब आप इसको सिंपलीफाई करेंगे तो इतने हिस्सों में से 55 जो शेयर्स हैं वो मुनीर को चले गए, 45 वजीमा को, 24 खालिद हामिद को और 12 स्वालिया को। परसेंटेज से भी लिखा जा सकता है। तो इस तरीके से इन सवालों को हल किया जाएगा। ठीक। तो ये तो हुआ जो मैंने सवाल आपको कराया। अब आपको जो होमवर्क दे रहा हूँ, आज एक केस स्टडी आई थी। कहाँ से? हैदराबाद से। और हैदराबाद से केस स्टडी थी, वो केस स्टडी में आपको यहाँ पे एज ए होमवर्क के तौर पे दे रहा हूँ। ये आपका होमवर्क है। लेट्स से नाम हमने चेंज कर दिया है। आमिर ने शादी की W1 से। वाइफ 1 से। वाइफ 1 से इनको 4 सन और एक डॉटर ये पैदा हुई। वाइफ 1 का डेथ हो गया। तो आमिर ने क्या किया कि एक दूसरी शादी कर ली। वाइफ 2 से। वाइफ 2 से जब शादी की तो इसका जो आ, हस्बैंड था, हस्बैंड ऑफ जो फर्स्ट हस्बैंड ऑफ वाइफ 2, इसका इसकी डेथ हो गई। और इस हस्बैंड से और वाइफ से इसको एक बेटी है, इसको एक डॉटर है। जब आमिर ने शादी किया वाइफ 2 से तो ये बेटी भी इसके साथ यहाँ पर आ गई। ये बेटी जो यहाँ पर आई है ये आमिर की नहीं है, ये इसकी बेटी है। यहाँ तक सवाल समझ में आ गया सबको? जी। जी सर। नौ। अब उसके बाद क्या हुआ? जब शादी हो गई तो सेकंड डेथ आमिर की हो गई। तो सेकंड डेथ आमिर की हो गई। ये सेकंड डेथ हो गई किसकी? आमिर की हो गई। तो पहली डेथ हुई किसकी? वाइफ 1 की। आमिर और वाइफ 1 के कॉम्बिनेशन से जो औलादें पैदा हुई वो 4 बेटे और एक बेटी हुई। जब वाइफ 1 की डेथ हो गई तो आमिर ने दूसरी शादी कर ली। जिस औरत से शादी की उसको पहले से एक बेबी है जो कि डॉटर है। उसका पहला हस्बैंड मर चुका है, ये दूसरा शौहर है आमिर, ये H2 है। तो आमिर और वाइफ 2 से कोई औलाद नहीं है। ये औलाद किसकी है? इसकी औलाद है। अब द क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर जो वाइफ 2 है इसके पास
वन हाउस है, एक घर इसका है, किसका? वाइफ वन का। आमिर के जो हैं टू हाउस हैं, इसके पास टू हाउस हैं। नाउ क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि शेयर ऑफ W2 डॉटर फ्रॉम दी आमिर स्टेट क्या होगा? दूसरा क्वेश्चन, शेयर ऑफ वाइफ, चूंकि जब आमिर की डेथ हो रही है तो वाइफ वन एग्जिस्ट नहीं करती, राइट? आमिर Yes. की जब डेथ हो रही है तो वाइफ वन ऑलरेडी जा चुकी है, वाइफ टू है। तो शेयर ऑफ वाइफ टू क्या होगा फ्रॉम दी आमिर की स्टेट से? तीसरा, शेयर ऑफ फोर सन एंड वन डॉटर फ्रॉम आमिर स्टेट। आमिर आमिर की स्टेट से फोर सन का और वन डी का शेयर क्या होगा? शेयर ऑफ वाइफ टू डॉटर का आमिर की स्टेट से क्या होगा ये भी लिखवा दिया गया। इसका शेयर कितना मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा वो आपने सोच के बताना है। और आमिर की प्रॉपर्टी से जो उसके दो घर हैं, क्योंकि हमें तो परसेंटेज वाला पार्ट चाहिए जितनी भी कॉस्ट हो, चार बेटों को और एक बेटियों को कितना हिस्सा जाएगा। और इसी तरीके से शेयर ऑफ फोर सन्स एंड वन डी फ्रॉम वाइफ वन स्टेट, वाइफ वन की स्टेट से चार बेटों और एक बेटियों को क्या जाएगा। बात समझ में आ गई? जी सर। ये आपका होमवर्क है, ऐसे ही रियल क्वेश्चन सारे के सारे आएंगे। इन सब के किसी के भी फादर मदर नहीं थे, आमिर के या वाइफन के? बस जितना है सारा उतना ही है। उतने ही है, ओके। जितना है सारा उतने ही लोग हैं। सर ये आमिर के वाइफ टू के डॉटर के बारे में ये नया सवाल है सर। हाँ, तो अब नया सवाल है तो आप देखें कि आमिर ने जिस औरत से शादी किया है वो साथ में डॉटर लेके आई है जो आमिर की डॉटर नहीं है। जी। तो जब आमिर की डॉटर नहीं है तो उसका हिस्सा होना चाहिए, नहीं। नहीं होना हम्म। चाहिए। नहीं। नहीं। उसका हिस्सा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? हम्म। क्योंकि यहाँ पे वो आमिर की औलाद है ही नहीं, तो हम्म। उसका हिस्सा क्यों जाएगा? अब ये है कि भाई सूरह निसा की आयत करीमा ये कहती हैं, तर्जुमा जब पढ़ते हैं आयत नंबर 7 से और 14 तक, कि प्रॉपर्टी अगर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा हो और कुछ लोग आ जाएं जिनके हिस्से ना हों तो उनको भी दे दो, तरगीब, ताकि इनहेरिटेंस का काम आगे चले, पता लगे कि इनहेरिटेंस देना चाहिए तो कुछ ना कुछ दे देना चाहिए, अगर उसका हिस्सा नहीं है तब भी दो। इसी तरीके से अब ये अगर मान लो कि जब ये आई है तो ये इनके साथ में ही खेल रही है, बड़ी हो रही है, पढ़ रही है, अगर ये घर पे आ गई है छोटी है तो है, तो अब इसकी जब डेथ होगी तो हो चुकी इसकी डेथ, तो अब ये चार बेटे, एक ये, और ये फादर तो जिंदा है, फादर के बाद ये भी बचे, ये भी बचे, ये बचे और ये बचे। तो अगर इसको भी कुछ अगर दे दिया जाए एज ए गिफ्ट के तौर पे, अगर इन्होंने नहीं दिया तो ये कुछ शेयर इसको दे दें, तो एटलीस्ट भाईचारा बढ़ता रहेगा और ये इनहेरिटेंस के बारे में अवेयरनेस फैलती रहेगी। बाकी ना दें तो कोई गुनाह नहीं है।
क्योंकि उसका तो शेयर है ही नहीं ना। तो कैसे देंगे सर? नहीं, उसका शेयर तो है ही नहीं। अगर आप देना चाहते हो तो अच्छी बात है, कुछ भी देना चाहते हो तो। अच्छा। हाँ, देयर इज नो शेयर, लीगल तो शेयर है ही नहीं। तो इस क्वेश्चन में भी नो शेयर। हाँ, लीगल तो उसका कोई शेयर नहीं है। इस क्वेश्चंस में जब आप करेंगे तो यही चीज़ें हमने लिखना है कि भाई उसका देर उसके बाद जो डॉटर है वाइफ टू की, वो वाइफ वन की प्रॉपर्टी से इसको कुछ भी हिस्सा नहीं जाने वाला है, क्योंकि वाइफ वन वाइफ टू का कोई रिलेशन तो है नहीं। हम्म। ठीक है, तो यहाँ पे इसका कोई भी शेयर नहीं है। ना आमिर की प्रॉपर्टी से इसको कुछ जाएगा, ना इसकी प्रॉपर्टी से कुछ जाएगा। हाँ, ऐसा जरूर होगा कि आमिर की वाइफ वन की जब डेथ हो रही है तो इसका हस्बैंड मौजूद है, कौन? आमिर। हम्म। राइट। हम्म। तो इस जी। जब ये मौजूद है तो औलाद की मौजूदगी में आमिर का जो हिस्सा है वो कितना होगा? हाउ मच? 1/4। 1/4 औलाद की मौजूदगी में। तो यानी जो भी इसकी प्रॉपर्टी है उसका 1/4, सपोज कर लिए कि 4 लाख की प्रॉपर्टी थी, तो 1 लाख रुपए किसको चले गए? आमिर को चले गए। अब जी। ये तो आमिर के हो गए ना। अब जब आमिर के हो गए, जब तो आमिर की जब डेथ होगी, और ये वाइफ वन तो एग्जिस्ट करती नहीं है, अब वाइफ हम्म। एग्जिस्ट करती है। अच्छा, अब चूंकि आमिर की औलादें मौजूद हैं, कौन? 4 सन, 4 सन, हम्म। 1 डॉटर। तो जब कोई शख्स का डेथ हो और उसकी औलाद मौजूद हो, तो उसकी बीवी का हिस्सा कितना होगा? आमिर की प्रॉपर्टी में से कितना होगा? 1/6। 1/8। 1/8। 1/8। 1/8। तो अब अगर मान लो, फर्ज कर लो इसको 1 लाख रुपए मिले थे, तो अब 1 लाख रुपए में से 8वां हिस्सा किसको चला गया? इसकी वाइफ को चला गया। और ऐसी मान के चल रहे हैं कि आमिर के पास कुछ था ही नहीं, जस्ट इमेजिन इट, कुछ नहीं था। उसको वाइफ से ही आए कितने? 1 लाख रुपए आए। तो वाइफ के जो 1 लाख रुपए थे उसमें से 1/8 किसको चले गए? वाइफ टू को ओके। चले गए। तो इन दैट वे में इनडायरेक्टली आप ये कह सकते हो कि वाइफ वन का हिस्सा जो था वो वाइफ टू को जा रहा है, बट डायरेक्टली नहीं जा रहा। देयर इज नो शेयर ऑफ दी वाइफ टू। वाइफ वन के प्रॉपर्टी में से वाइफ टू का कोई हिस्सा नहीं है। ये तो यहाँ इसकी डेथ हुई तो इसका शेयर यहाँ चला गया। अब जब ये मालिक बन गया उसका, तो इसकी प्रॉपर्टी बन गई। इसकी डेथ के बाद वही अमाउंट था इसके पास, और वो अमाउंट उसका 1/8 यहाँ पे ट्रांसफर हो गया। अब डॉटर वन का कोई हिस्सा नहीं बनता इसकी प्रॉपर्टी में, लेकिन अब मान लो इसकी भी डेथ हो जाए, इसकी डेथ हो जाए, तो ये 1/8 की ही मालिक थी, इतने ही पैसे थे इसके पास, तो ये इसकी डॉटर के पास चला गया। तो ऐसे तो जा सकता है, ठीक है ना, लेकिन डायरेक्टली देयर इज नो रिलेशन। तो यहाँ जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो सब आपके पास डायरेक्टली पूछा जा रहा है, ना कि इनडायरेक्टली पूछा जा रहा है। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन में हस्बैंड का भी शेयर है ना इसमें? हाँ वो शेयर ऑफ। हाँ वो आप देखिए कि कैसे कैसे जा रहे हैं, वाकई में जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन दोबारा देखिए वीडियो से, क्या कहा गया क्या कहा गया, तो समझाया गया ये भी आगे। ठीक है, करके भेजिए इसको, दोबारा क्वेश्चन सुन लीजिए। क्वेश्चन ये है कि आमिर की पहली जो वाइफ है उसकी 4 बेटे हैं और उसकी एक बेटी है। वाइफ वन के पास कुछ प्रॉपर्टी है, एक घर है, और आमिर के पास 2 घर हैं। वाइफ वन की डेथ पहले हो जाती है, तो वाइफ वन ने किसको छोड़ा अपने पीछे? अपने शौहर आमिर को, और अपने 4 बेटे और एक बेटी को छोड़ा। प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन हो नहीं पाया किसी रीजन की वजह से, अब किया जा रहा है। तो भाई 1/4 तो उसको जाएगा, बाकी इसको जाएगा। आमिर ने दूसरी शादी कर ली W2 से, वो अपने साथ एक बेटी लेकर आई जो कि आमिर की नहीं है, उसका कोई बाप दूसरा है, तो आमिर के लिए ये इसकी बेटी नहीं है। तो जब डेथ होगी, तो आमिर की डेथ के बाद एक तो वाइफ टू मौजूद है जो इसकी बीवी है, और ये उसके 2 बच्चे हैं, ये 4 बेटे हैं और एक बेटी है। ये आमिर की बेटी नहीं है, तो आमिर की प्रॉपर्टी में से वाइफ टू को जाएगा,
और आमिर की प्रॉपर्टी में से 4 सन और इसको जाएगा। लेकिन ये वाला, आपको हाँ, ये वाला पार्ट भी यहाँ पे ऐड होगा, ठीक है, 1/4 इसकी अपनी प्रॉपर्टी के अंदर। तो जो अभी हमने क्वेश्चंस किया था वो फिर यहाँ पे ऐड हो जाएगा 1/4 उसकी अपनी प्रॉपर्टी के अंदर। ट्राई करें। एक क्वेश्चन तो ये हो गया, एक क्वेश्चन और दे देते हैं। इसमें कितनी डेथ है? 2 ही डेथ है, तो 3 डेथ आने दीजिए कहीं पे। कितनी डेथ हो गई? 3 हो गई। चलो, आज हमारा 9th लेक्चर था। तकरीबन 4 क्लासेस हमारे पास और बची हैं, यानी 1 महीने का टाइम हम लोगों के पास और है। तो हम जो है अगले हफ्ते से पहले ही नए बैच का जो है अनाउंसमेंट कर देंगे। आपके ग्रुप में आ जाएगा कब से शुरू होगा। उसको जहाँ जहाँ पर आप भेजना चाहते हैं फॉरवर्ड करें, ताकि बाकी लोग 1 महीने के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन मुकम्मल कर लें, ताकि नया बैच शुरू किया जा सके। अगले हफ्ते बता देंगे कि कौन सा दिन पे कोर्स आपका ख़त्म होगा, कौन सी डेट में, और किस डेट में आपका एग्ज़ामिनेशन होगा। और एग्ज़ामिनेशन में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी होंगे, और ये इस तरह से लेंदी क्वेश्चन भी होंगे, 5 घंटे का क्वेश्चन होगा। करें उसको, क्वेश्चंस को, चाहे कैसा भी हो, जितना भी कर सकते हो। तो आज की क्लास ही एंड करते हैं। क्वेश्चन हमने पोस्ट कर दिया है आपके उसमें। इसमें 3 डेथ हैं, आराम आराम से करना है, ठीक है।